तो फर्स्ट थिंग दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे ह्यूमन का हो या किसी भी स्पीशी का हो दुनिया में, आपको पता है इसका मेन काम क्या होता है, एक काम अंजाम देना होता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या होती है, देखिए दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं दुनिया में, सभी अपनी जनरेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, कंटिन्यू देयर जनरेशन। तो अगर जनरेशन को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस लगती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन को जब हम देखते हैं, इसमें होता क्या है, यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यंग वंस अपने जैसे होते हैं, ऑफ इट्स ओन काइंड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस करेगा वो उसके अपने जैसे होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता है जब हम बर्थ देते हैं, हमारी फीमेल बर्थ देती है यंग वन को, द यंग वन दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बेबी। आपने कभी देखा कि काफ बॉर्न होता है या कोई और स्पीशी? नहीं। सो ऑफ इट्स ओन काइंड बॉर्न हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब यहां पे सबको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है ये दो टाइप्स की होती है। एक तो है जिसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक ही पॉइंट आप याद रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गमीट्स इसमें नहीं लगते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें गमीट्स का यूज होता है। ये गमीट्स क्या होते हैं, गमीट्स क्या होते हैं, देखिए आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम भी हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हम भी, तो इसमें एक अलग मेल होता है, एक मेल लगता है, एक फीमेल होती है। किस लिए लगते हैं मेल और फीमेल? मेल में मेल का सेक्स ऑर्गन होता है, गोनाड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। दो होते हैं ना पेयर में, एक को हम टेस्टिस कहेंगे, दो को टेस्टिस। तो टेस्टिस होते हैं, मेल में जो टेस्टिस होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनसे मेल का गैमीट प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म। इसी तरह से फीमेल किस लिए लगेगी हमें, फीमेल में फीमेल गोनाड होगा, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम क्या कहेंगे, ओवरी। दो होती हैं तो ओवरीज, और ये ओवरी काम क्या करेंगी, ये फीमेल का गैमीट या फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, सॉरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम ओवम कहते हैं, जिसको हम ओवम कहते हैं या जिसे हम एग सेल कहते हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है कि उसके बाद स्पर्म एग को फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट आगे जाके डेवलप हो जाता है किसमें, नए यंग वन में। समझ आ रहा है? इट डेवलप्स इनटू ए न्यू यंग वन, ये सबको पता है। अब यहां पे कंसेप्ट क्या बताने जा रहा हूं मैं, वो यह है कि इसमें गमीट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, स्पर्म्स एंड एग्स आर ओम आर नीडेड, लेकिन यहां पे एसेक्सुअल प्रोडक्शन जैसे आप इसमें देखोगे, पढ़ना नहीं है, बर्डिंग, बर्डिंग में नहीं, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिशन होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स नहीं होता है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन होती है, उसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा, स्पोरुलेशन होता है, इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी टाइप्स हैं, पढ़ने नहीं है हमें, लेकिन जितने भी टाइप्स हैं आपको पता है कि इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये सबको पता है। इनको आप अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं, और आप देखेंगे इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो इतना क्लियर है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है ना, इतनी चीजें क्लियर है। तो हमें अब देखना कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होती है, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, उनमें यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में यह है कि हम क्या है, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें एक अलग मेल होता है, एक अलग फीमेल होती है, और यही प्रोसेस होती है जैसे हमने यहां पे शॉर्ट में बताया था। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जहां पे एक अलग मेल और एक अलग फीमेल होती है, मेल किस लिए लगेगा, मेल गैमीट बनाने के लिए, स्पर्म के लिए, और फीमेल का काम क्या होगा, फीमेल गैमीट बनाने के लिए, जिसे हम ओम कहेंगे। और फिर आगे जाके ये जाइगोट भी फीमेल ही अपनी बॉडी में, अपनी यूट्रस में कैरी करेगी और उससे नया यंगन बनाएगी। तो जहां पे ये दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, उन स्पीशीज को हम यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सो हम क्या है, यूनिसेक्सुअल्स, कि हमें एक अलग मेल और एक अलग फीमेल लगता है, ये सेपरेट होते हैं। अच्छा, क्या ऐसे भी केसेस हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अर्थवर्म के बारे में सुना होगा, अर्थवर्म के बारे में आपने लीच के बारे में सुना होगा, है ना। और ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल्स।
देखिए इनके नेम्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के नेम्स भी बता सकता हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं लगेंगे। आपके एग्जाम में आएगा, ये आ सकता है, ये टर्म आ सकती है, बाकी टर्म नहीं आ सकती। डाइशियस मोनोइशियस है ना, वो नहीं आ सकती आपको। और हो सकता है डाल भी सकते हैं। बाइसेक्सुअल उसका दूसरा नाम क्या होता है, उनको हम हर्मोफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स। ये याद रखिए बस, ये 3 चीजें। अब इसके बाद इतनी चीजें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमंस के बारे में ये याद रखिए कि हम अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, और जो अपने बच्चे को बर्थ देते हैं दे आर कॉल्ड विविपैरस। विविपैरस ऑर्गेनिजम्स या विविपैरस एनिमल्स हम कहेंगे। क्या सारे दुनिया में बच्चे को बर्थ देते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो अंडे ले करते हैं, जो एग्स ले करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओविपैरस एनिमल्स, जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं, है ना, ये आप सबको पता है। और अब कंसेप्ट ये है कि ये रिप्रोडक्शन हमें स्टार्ट कहां से होती है? कहां से होती है रिप्रोडक्शन स्टार्ट? देखिए एक प्रोसेस होती है हमारी लाइफ में। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो मेल है तो वो कुछ देर तक, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक बॉय कहलाएगा। इसी तरह से जो लड़की होती है कुछ सालों तक गर्ल कहलाएगी जब वो छोटी होती है। लेकिन एक प्रोसेस होती है इनमें कि इनमें प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी आने के बाद बॉय ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? मैन में, और गर्ल से क्या बनती है? वुमेन। इस प्यूबर्टी में इनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी काफी हो जाती है, और ये सेक्सुअली भी डेवलप हो जाते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। इनके कैरेक्टर्स भी, मेल के अपने कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, फीमेल के अपने कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। ये चीजें भी इनमें डेवलप हो जाती हैं। अब यहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए मैन बॉय से ट्रांसफॉर्म हो गया, मेल में प्यूबर्टी किस तरह से आती है? वो कौन सा हार्मोन है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? याद रखिएगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। डाल सकते हैं एग्जाम में। और फीमेल में ये काम कौन अंजाम देता है? दैट हार्मोन इज कॉल्ड फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। ये पॉइंट याद रखिए। अब ये भी क्लियर हो गया कि प्यूबर्टी के बाद ही रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है। अब देखिए मैन जो है ये लाइफ टाइम तक, डेथ बेड तक ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, अगर इसमें कोई डिसऑर्डर ना हो। लेकिन वुमेन में ये बिगिन जब होता है, कब बिगिन होता है? फ्रॉम द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड मिनार्च। बस इतना याद रखें। और ये एंड कब होता है? जब ये 11 से 12 साल की होती है, 11-12 साल की, तब ये मिनार्च आता है। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें शुरू होता है, प्यूबर्टी के फौरन बाद ही, प्यूबर्टी के साथ साथ ही इसमें मिनार्च हो जाता है। तो जब ये मिनार्च इसमें आ जा, सबसे पहला क्या कहते हैं इसको, साइकिल शुरू हो जाता है, तब से इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शुरू हो जाती है। ये एंड कब होती है? सेसेशन कब होती है? उसे हम कहते हैं मिनोपाज। मिनोपाज पे ये जनरली 45 से 55 साल की जब उम्र की हो जाती है फीमेल में। लेकिन मैन लाइफ टाइम, मरते दम तक ये प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें कैपेसिटी होती है, अगर कोई डिसऑर्डर ना हो। इतनी चीजें क्लियर है। मुझे लगता है जनरल जो आपको सीखना चाहिए था मैं इसके बारे में, वो क्लियर है। अब मैं सीधे आपको बता देता हूं जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मेल में क्या चीजें होती हैं और फीमेल में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए दोनों में क्या होता है। इस रिप्रोडक्शन के लिए जब हम देखते हैं, एक तो इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दोनों में, मेल और फीमेल में। दूसरे इनमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और एक पॉइंट मैं यहां पे बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा। पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ये मेल में टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है? ओवरीज। अब है क्या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो कॉल्ड गोनाड्स। और ये वो ऑर्गन्स हैं जिनसे दो चीजें निकलती हैं। एक तो गैमीट निकलता है, बताइए मेल का गैमीट क्या है? स्पर्म। और फीमेल का गैमीट क्या है? ओवम। और दूसरा, इससे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पे मेल का सेक्स हार्मोन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है काफी सारे, लेकिन याद रखने के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो याद रखिएगा। एक है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, एंड दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। यही दो याद रखिएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, इतनी चीजें क्लियर है। तो इसके बाद ये होगी बात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आते हैं। और ये बताइए हम में कितने हैं? एपियर। और फीमेल में ये कितने हैं? ओवरीज, एपियर, दोनों। वेरी गुड। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सेक्स ऑर्गन्स क्या है? ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। मेल में भी अपने स्ट्रक्चर्स हैं,
फीमेल में भी अपने स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरी के अलावा जो होते हैं, जिसमें यूट्रस होगी, फैलोपियन ट्यूब होगा। मेल में भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें स्क्रोटम है, वासा डिफरेंशिया है, एपिडिडिमिस है, बाकी बाकी स्ट्रक्चर्स। तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन के लिए लगते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन ना ही वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ना ही वो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, उन सब को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। दीज आर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ये समझ आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम में प्यूबर्टी के दौरान आ जाते हैं। जैसे मेल हमारा अलग दिखने लगेगा फिर, और फीमेल हमारी अलग दिखने लगेगी। मेल को जब हम देखेंगे प्यूबर्टी के फौरन बाद, इसमें क्या आएंगे? इसमें आप देख सकते हो बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं, बॉडी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। इसमें डीप वॉइस हो जाती है, मास आशी वॉइस का ड्रम वॉइस होती है, वॉइस इसकी डिफरेंट हो जाती है। या इसमें आप देखेंगे कि शाम को छोटा बच्चा होता है, सुबह ओहो ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसमें क्या होती है? फिजिकल ग्रोथ हो जाती है ना, ये सारी चीजें। या इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है ये भी बढ़ने लगते हैं, ये फंक्शनल हो जाते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी बढ़ने लगते हैं साइज में। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे, इसमें बियर्ड आएगी, इसमें बॉडी ग्रो हो जाएगी, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, सारी चीजें हो जाती है। फीमेल में क्या? इनमें सपोज ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, हो जाते हैं। इसी तरह से इनमें फैट डिपोजिशन हो जाती है बॉडी पे, राउंडेड पेल्विस जिससे बनता है, जो फीमेल एक अपीयरेंस आ जाती है। वो सारे कैरेक्टर्स जिससे हम फीमेल को दूर से ही बता सकते हैं ये फीमेल है, और मेल को दूर से बता सकते हैं मेल है, उन सब कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन डायरेक्टली रोल नहीं है। इनका रोल है, नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें डीप हो जाता है। फिर थोड़ा बताऊं कि इसमें एक्चुअली ये अट्रैक्शन फॉर द मेट होती है, ठीक है। तो ये चीजें जो इनमें हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इसकी वजह से हम इन दो को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर दुनिया में कोई स्पीशी बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या कैरेक्टर से बाहर से ही डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये मेल है बाय ये फीमेल है, हम कहते हैं उस स्पीशी में एक फिनोमेना है फिर, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो याद रखिएगा, हम में भी कुछ हद तक मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये हम में किस चीज के लिए लगेंगे? फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब देखिए इतनी चीजें क्लियर है, तो हम डायरेक्टली अब आ जाते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। किसमें? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखिए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको जब हम देखते हैं मैं यहां पे स्ट्रक्चर बनाता हूं छोटा सा, आप देखिएगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर। आपको पता है हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दो, जिनको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, पिगमेंटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और आपको पता है ये जो टेस्टिस हैं, इसके ऊपर कॉइल्ड ट्यूबुल होता है पहले, जिसे हम कहते हैं एपिडिडिमिस। इसके बाद ये एपिडिडिमिस जब निकलता है यहां से, एक डक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया, अभी लिखूंगा थोड़ी देर में। और यहां पे आपको पता है हमारी किडनी से जो यूरिन आता है, वो यूरिन यूरेटर्स के जरिए आता है, लेफ्ट किडनी से भी और राइट किडनी से भी। वो ब्लैडर में जमा हो जाता है। उसके बाद ब्लैडर से एक ट्यूब निकलता है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, और यूरिथ्रा जो है ना, इसके आगे वाले पोर्शन पे एक स्ट्रक्चर है जिससे हम क्या कहते हैं? मेल कपलेटरी स्ट्रक्चर, जिससे हम पिनाइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। और यहां से ये जो वासा डिफरेंशिया निकला, ये वासा डिफरेंशिया आगे जाके यहां पे एक ग्लैंड से मिलता है जिससे हम क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसिकल। और ये इसके बाद एक डक्ट बनता है मिलने के बाद, जिसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट आता है इस यूरिथ्रा के साथ मिलने के लिए, लेकिन यूरिथ्रा में यहां पे एक ग्लैंड होता है, ट्रेंगुलर ग्लैंड होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर ये इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू इस यूरिथ्रा के साथ मिलता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर जाके यहां से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पे इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अब यहां पे इस तरह से मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यहां पे नेमिंग अगर करेंगे, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस, अगर दो होंगे टेस्टिस। अब यहां पे ये जो ये कॉइल्ड डक्ट है, याद रखिएगा ये सबसे लेंथी डक्ट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कॉइल्ड है इसलिए नहीं दिखता है ज्यादा बड़ा, 6 मीटर तक हो सकता है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एपिडिडिमस। इसके बाद ये डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया, या वास डिफरेंस भी से कहते हैं। यहां पे एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सेमाइनल
विजाइकल, और यहां पे एक और ग्लैंड है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पे ये जो डक्ट बनता है सीमाइनल वेसिकल के बाद, यहां से जो ये डक्ट निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इजैक्युलेटरी डक्ट। 18 मिनट टाइम हो गया, डक्ट। और यहां पे, यहां से ब्लेडर से जो ये अंदर वाला ट्यूब निकलता है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। और यहां पे ये वाला जो ग्लैंड है, यहां पे दिस ट्रायंगुलर ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पे ये जो कपलेटरी स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पेंस। और याद रखिएगा यहां पे एक और ग्लैंड होता है, एक बेस ऑफ पेंस पे एक पेयर में होता है, दैट इज कॉल्ड, रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। इतना क्लियर, यही चीजें याद रखनी। अब अगर आपको बताऊं यहां से भी ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, तो वासा डिफरेंशिया हमें कितने हैं, 2 हैं। एपिडिडम्स कितने हैं, 2 हैं। टेस्टिस कितने हैं, 2 हैं। हमें यूरेथ्रा कितना है, ओनली 1। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने हैं, ओनली 1। इजैकुलेटरी डक्ट कितने हो सकते हैं, इस साइड का एक, उस साइड का एक, 2। सेमिनल वेसिकल्स 2। काउपर्स ग्लैंड्स 2। पिनाइल स्ट्रक्चर 1। ये सारे ब्लेडर 1। तो ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे पेल्विस में होता है। अब यहां पे इतनी क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। अब यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा 2-3 पार्ट इसमें से, और हमारा लेक्चर इसी के साथ फिनिश हो जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले इस स्क्रोटम को अगर ले लेंगे, इस स्क्रोटम को, स्क्रोटम की बात करते हैं। आपको पता है कि स्क्रोटम एक पिगमेंटेड पाउच है, पिगमेंटेड पाउच है, जिसका मकसद होता है, ये बॉडी के बाहर हैंग करता है, जिसमें टेस्टीज होते हैं, जिसका मकसद होता है कि टेस्टीज का टेम्परेचर बॉडी से 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी से कम रहे, क्योंकि टेस्टिकुलर एंजाइम्स बॉडी के टेम्परेचर पे अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करते। सुपरमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनना, स्पर्म अच्छी तरह से टेस्टिस में बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बनते, इनको थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर। तो वो कैसे लगेगा, वो कैसे मिलेगा, जब ये बाहर रहेंगे बॉडी से। इसके कई सारे मैकेनिज्म हैं, लेकिन आपको डिस्कस नहीं करना है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में, आपके स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, ये काफी सारे स्क्रोटम का जो है इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना। बस इतना याद रखना है, 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये बॉडी से कम रहता है, जो कि स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस में बहुत ही जरूरी, क्योंकि स्पर्म्स कहां पे बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। यही पॉइंट आप याद रखिए। अब दूसरा, यहां पे टेस्टिस है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस हमें जो है, यही हमें क्या है, गोनाड्स भी हैं, इन्हीं को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। और इन्हीं में क्या चीजें होती हैं, गैमीट भी बनता है। कौन सा गैमीट बनता है, स्पर्म बनता है। और आप सबको पता होना चाहिए, स्पर्म बनने को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। और इन्हीं में सेक्स हार्मोन हमारा प्रोड्यूस होता है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि बॉडी में ग्रोथ करा देता है, प्यूबर्टी लाता है, जो कि सुपरमेटोजेनेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पर्म्स बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मैंने अभी बताया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यूबर्टी यही लाता है। समझ आ रहा है। तो ये चीजें अगर क्लियर हैं, इसका मतलब है टेस्टिस के बारे में आपको समझ आ गया। अब टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये अगर टेस्टिस है, एक टेस्टिस हम ले लेंगे, इसमें अंदर से कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, याद रखिएगा। और इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, इन ट्यूब्यूल्स को नाम क्या हम देते हैं, दे आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टाइम बहुत जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यहां पे ये स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। और इनको बनाने के लिए वहां पे कुछ सेल्स होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं इसको, जो कि स्पर्म बनाने के लिए, सुपरमेटोजेनेसिस के लिए अंदर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सपोर्ट करती हैं। दो सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स, या उनको सपोर्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये चीजें, या उनको एक और नाम देते हैं, इनको सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। कैसे काम करते हैं वो याद ही रखना, कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या हार्मोन उसका क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का क्या करेंगे, व्हाट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये चीजें पढ़नी। अब इसमें ये चीज क्लियर है। अब ये बाहर वाला जो टिश्यू है, यहां पे इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो टिश्यू है, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम लैडिग सेल्स कहते हैं, लैडिग सेल्स कहते हैं, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इन्हीं का काम क्या है, यहां से हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन सा हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, इतना क्लियर है, आई नो। अब यह टेस्टोस्टेरोन हमें लिबिडो भी देता है,
जैसे सेक्सुअल अर्ज जो हमारी बॉडी में होती है मेल में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन। अब इतना क्लियर है। तो इसी में अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस के ऊपर बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता है, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, बाकी इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनाड्स हमने पढ़ लिए। अब मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हम देखेंगे। अब इसमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। कुछ डक्ट्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। यहां पे देखिए डक्ट में क्या क्या आता है, ट्यूब कौन कौन सा है। देखिए एपिडिडिमस एक ट्यूब है, ये लंबा ट्यूब है, सबसे लेंथियस्ट ट्यूब है जो कॉइल्ड होता है। वासा डिफरेंशिया ट्यूब है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट ट्यूब है, यहां पे और एक ट्यूब है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको मैंने यूरिथ्रा लिखा था, यूरिथ्रा। यही 4 ट्यूब है ना। तो ये ट्यूब है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, ये आते हैं। और हाँ, एक और स्ट्रक्चर भी आता है जो कॉपुलेशन जिससे करते हैं, जिससे हम पेनिस कहते हैं, ये भी इसी के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सेसरी डक्ट्स में इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसफर करना स्पर्म, या मूवमेंट ऑफ स्पर्म, अपने अंदर आगे ले जाना है स्पर्म्स को। और याद रखिएगा हम जब इजैकुलेट करते हैं, जब बाहर निकलता है, वो एक्चुअली स्पर्म ही नहीं खाली होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीमेन। सीमेन में क्या होता है, सीमेन में 2 चीजें होती है। इसमें 90% और 10% में डिवीजन होता है मटेरियल का। 10% इसमें स्पर्म्स होता है, 90% इसमें क्या होता है, इस स्पर्म्स को सपोर्ट करने के लिए, या इनको चलने के लिए मीडियम देने के लिए, या इनके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, या जो भी सब चीजें इसको लगेंगी वो प्रोवाइड करने के लिए एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्लूइड ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है बताइए जरा। आप यहां देख रहे हैं पहला ग्लैंड, दिस इज सेमाइनल वेसिकल, दिस इज एक्सेसरी ग्लैंड। इसी तरह से यहां पे ये जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी एक्सेसरी ग्लैंड है। इसी तरह से कॉपर्स ग्लैंड्स, ये भी एक्सेसरी ग्लैंड्स है। इनकी सेक्रीशन जो होगी वो सेक्रीशन क्या बनाएंगी, सेमाइनल फ्लूइड, जो कि स्पर्म्स को सपोर्ट करती है। अब ये तो क्लियर है। अब यहां पे क्या देखना हमें, सो इट इज क्लियर टिल नाउ। एक एक पॉइंट मैं अब इसके बारे में बताऊंगा, इन डक्ट्स के बारे में। एपिडिडिमिस के बारे में जब आप देखेंगे, एपिडिडिमिस का काम क्या होता है यहीं पे बता देता हूं। एपिडिडिमिस का काम होता है टेम्पोररी स्टोरेज करना स्पर्म्स का, और अगर इनका यूज नहीं होता है ये रिसाइकल भी करा देते हैं, ये एपिडिडिमिस का काम होता है। वासा डिफरेंशिया का खाली काम होता है कि इसको स्पर्म्स को आगे ले जाना, मूवमेंट आगे करना, मूव फॉरवर्ड्स। समझ आ रहा है। और यहां एक चीज आपको समझना है, दिस इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पे ये डक्ट, इसका काम क्या होता है। देखिए इसको इजैकुलेटरी डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक्चुअल इजैकुलेट बनता है। सेमाइनल वेसिकल वो ग्लैंड है जिससे सेमाइनल फ्लूइड तो निकलते हैं ग्लैंड से, लेकिन इससे मैक्सिमम अबाउट 60% ऑफ द फ्लूइड इसी से निकलेगा। तो सब जो मटेरियल स्पेसिमेन का होता है, मैक्सिमम मटेरियल वो यहीं से प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे हम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि ये बल्क में जो मटेरियल यहां से आगे यहां आ जाता है यूरेथ्रा तक। दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। एंड इजैकुलेटरी डक्ट का मकसद क्या होता है कि ये जो सेमाइनल फ्लूइड है यहां से थोड़ा निकला हुआ, यहां से मैक्सिमम निकला हुआ, और जिसमें स्पर्म्स भी है, ये यहां यूरेथ्रा में दे दे, और उसे हम कहते हैं इमिशन। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये सीमेन को कहां से कहां लेगा, ये वासा डिफरेंशिया और प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल से जो सीमेन आ जाता है, वासा डिफरेंशिया एंड सेमाइनल वेसिकल से जो सीमेन आ जाता है, उससे कहां ले जाएगा, उसे ले जाएगा यूरेथ्रा में। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमिशन। हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद यहां पे यूरेथ्रा ये वाला डक्ट, दिस यूरेथ्रा, इसका मकसद क्या होता है, ये सीमेन को बाहर निकालता है। लेकिन इसमें खाली सीमेन ही नहीं निकल सकता है, इसमें जो यूरिन जमा है ये भी इसी के जरिए बाहर निकलता है। सो इट इज टू ट्रांसमिट। इसके बाद जो ये वाला है यूरेथ्रा है, यहीं पे दिखा देता हूं, यूरेथ्रा सीमेन को भी आगे ले जाता है, सीमेन को इजैकुलेट करने में इजैकुलेट करता है, इजैकुलेट हो गया बाहर निकाला, इजैकुलेट हो जाता है इससे सीमेन का। और दूसरा इससे क्या होता है, यूरिन भी इसी के थ्रू आगे चलता है। सो यूरेथ्रा एक वाहिद वो डक्ट है जिससे बोथ यूरिन एंड इजैकुलेट चलता है। अब ये ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूं। जब इजैकुलेट होता है उस वक्त यहां पे एक स्फिंक्टर होता है जो कि बंद करता है ताकि यूरिन उसके साथ बाहर ना निकले।
चलो ये ठीक है, अब इतना क्लियर है। तो डक्ट्स के बाद ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स में सबसे पहला ग्लैंड यही सिमाइनल वेसिकल्स है। बार बार देखिए ये वाला सिमाइनल वेसिकल। सिमाइनल वेसिकल में एक पॉइंट आप याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द सिमाइनल फ्लूइड तो इसी से प्रोड्यूस होता है, वो मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये याद रखिए कि ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा थोड़ा सा, है ना। इसमें एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म होता है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोस, फ्रक्टोस यूज करता है, ग्लूकोज नहीं। स्पर्म क्या यूज करता है? फ्रक्टोस। फ्रक्टोस एनर्जी सोर्स इसमें होता है, किसमें? यहां लिखूंगा नाम, सिमाइनल वेसिकल्स में फ्रक्टोस। अच्छा, इसी तरह से इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ खास केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये याद रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन जिस भी स्ट्रक्चर के थ्रू चलता है ना, वो उस स्ट्रक्चर को कंट्रैक्ट करा देता है, इसमें कंट्रैक्शंस लाता है। तो जब ये सीमेन बाहर निकल रहा है मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, उस वक्त ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करते हैं इसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कंट्रैक्ट करा देता है। और जब यही सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है, उसमें भी कंट्रैक्शंस यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स करा देता है। जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल का सीमेन जाता है, तो उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कंट्रैक्शंस आती हैं, वो भी इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए हो जाती है। बस इसके ज्यादा इम्यून सिस्टम पे क्या रोल है, बाकी वो चीजें याद नहीं रखी, इतना याद रखिए। तो ये हो गया एक्सेसरी ग्लैंड्स में सिमाइनल वेसिकल। एक्सेसरी ग्लैंड्स में इसी तरह से दूसरा जो है, दैट इज कॉल्ड दिस प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में ज्यादा नहीं याद रखना है, ओनली वन पॉइंट याद रखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कि ये एल्कलाइन सेक्रीशन डालता है, एल्कलाइन बेसिक सेक्रीशन। याद रखिएगा, स्पर्म्स को एसिडिक मीडियम किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्पर्म्स को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो इनके लिए एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। सो एल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय द सेक्रीशन ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ आ रहा है? वेरी गुड। और जब यही स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, वहां पे भी एसिडिक मीडियम, तो वहां पे भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड की एल्कलाइन सेक्रीशन, बेसिक सेक्रीशन, उसको न्यूट्रलाइज करेगी। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, बस इतना याद रखिए। तो इसके बाद लास्ट वाला ग्लैंड जो हमारे पास है, दैट इज दिस एपियर ऑफ काउपर्स ग्लैंड। देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, तो उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पहले थोड़ा सा फ्लूइड निकलता है, दैट इज फ्रॉम दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज फ्रॉम दिस काउपर्स ग्लैंड। वो म्यूकस होती है ताकि वो लिब्रिकेट करे, लिब्रिकेशन ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट करे फॉर इजी कॉपुलेशन। और अगर इसमें ये भी, इसकी सेक्रीशन भी अल्कलाइन होती है। क्या अगर इस यूरिथ्रा में पहले ही, क्योंकि इससे यूरिन भी चलता है, अगर इसमें कुछ यूरिन जमा होगा, वो एसिडिक है, तो उसकी एसिडिटी भी न्यूट्रलाइज करेगी। कौन सी? ये इसकी सेक्रीशन, काउपर्स ग्लैंड की म्यूकस सेक्रीशन, ये जो इससे म्यूकस निकलता है। तो ये चीजें, या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी जो एसिडिटी होती है उसको भी काउंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेगा। दीज आर एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब नेक्स्ट दैट इज पिनाइल स्ट्रक्चर। पिनाइल स्ट्रक्चर बस याद रखिए, दिस इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन। और याद रखिएगा, इट इज नॉट बोनी स्ट्रक्चर। इसमें जो इरेक्शन होती है ड्यू टू द रश ऑफ ब्लड या फ्लो ऑफ ब्लड इन दिस, क्योंकि इसमें कैविटीज होती हैं, छोटी स्पेस होती है, उन्हें रश हो जाता है ब्लड, उससे इरेक्शन हो जाती है। दिस इज द थिंग, नॉट मोर देन दिस। तो हो गया ये क्लियर सारा अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच। हमने पता है कि मेल एंड फीमेल का होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी है। मेल में किस लिए हमें मेल चाहिए? क्योंकि मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, टेस्टिस होता है, उसमें हमें क्या बनता है? उससे स्पर्म बनता है। और फीमेल में ओवरी से क्या बनता है? ओवम बनता है। स्पर्म एंड ओवम, ये सबको पता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इस प्रोसेस को जिसमें स्पर्म बनता है या ओवम बनता है, इसको जनरल में हम एक नेम देते हैं, वो आप में से सबको पता होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और स्पर्म का बनना मेल में, इसे हम क्या कहेंगे फिर? इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम का बनना फीमेल में, इसे हम क्या कहते हैं? oogenesis। ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके, ये चीज़ें जब आपको क्लियर हैं, तो इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि अब इस स्पर्म और ओवम की बात जब हम करते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी है कि ये बाकी सेल्स से डिफरेंट होती हैं, जो बॉडी की सेल्स होती हैं। ये सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। आपने सुना होगा डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। देखिए, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, एक्सेप्ट दीज गैमेट्स। और कुछ सेल्स जिनसे ये बनती हैं, जैसे स्पर्म्स के साथ होते हैं वहाँ पे स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखना कि स्पर्म्स जो है ना वो हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है। थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर यहाँ पे एक सेल ये डिप्लॉइड है
और यहां पे एक सेल है, ये हैप्लॉइड है। देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर भी क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर भी क्रोमोसोम्स हैं। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क क्या है? सपोज हम ह्यूमन बींग्स में जो बाकी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड सेल्स में हमारे क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? हम कहते हैं हमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर से हम कहते हैं हमें 23 पेयर्स हैं। जिसका मतलब क्या है, हमें एक्चुअली ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये 23 है, लेकिन हर कोई पेयर में है। पहला क्रोमोसोम पेयर में है, सेकंड क्रोमोसोम पेयर में है और 23rd क्रोमोसोम भी पेयर में है। दिस मीन्स द सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच आर डिप्लॉइड हैव दिस पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स। हर कोई क्रोमोसोम दो दो बार है। तो हम एक्चुअली कितने हैं? 23 हैं, हर कोई दो दो बार है। इसका मतलब है हम में 23 पेयर्स हैं। इसी कंडीशन को हम डिप्लॉइड कहते हैं। लेकिन जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं, जैसे स्पर्म और ये ओवम हमारी बॉडी में, इसमें क्या है? इसमें ये हर कोई क्रोमोसोम एक एक बार है। तो हम में 23 पेयर्स, 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स नहीं है, दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, लेकिन याद रखिए हमारी जो ये स्पर्म और ओवम सेल है, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। समझ आ रहा है? और द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस जो होती है उसी से ये बन जाते हैं। लेकिन गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअली होता क्या है आपको पढ़ना नहीं है। देखिए सेल डिवीजन में दो टाइप होते हैं। एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस जो नॉर्मल सेल्स में होता है, लेकिन गैमीट बनाने वाली सेल्स में हम में जो प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है, उसको हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअली क्या होता है? थ्रू मियोसिस के जरिए ये होता है। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है। अब मैं फीमेल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करता हूं, लेकिन यहां पे एक और पॉइंट बताना मैं भूल ही गया। देखिए यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए फिर जब ये स्पर्म और ओवम मिलता है, कहां पे? फीमेल की बॉडी में। जब स्पर्म डिपॉजिट किया जाता है, सीमेन, उसकी फीमेल की बॉडी में स्पर्म जब फ्यूज करता है ओवम को, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, एक सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट में इसके 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसके 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो आप मुझे बताएं जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 46 क्रोमोसोम्स। अब ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? नहीं, ये डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड है क्योंकि इसमें इसका हैप्लॉइड सेट, इसका हैप्लॉइड सेट, तो डिप्लॉइड सेल है। अब जाइगोट जो है, जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगी और अल्टीमेटली एक बच्चा बनेगा हमें मां के पेट में, यूट्रस में, ठीक है। और फिर ये बच्चा पैदा होता है, जो ये बर्थ होती है बच्चे की, ये याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन, बर्थ होने के बाद जब ये बच्चा पैदा हो गया, फिर इसको क्या करते हैं? मिल्क देते हैं। मिल्क जब देते हैं उसे हम कहते हैं लैक्टेशन। बच्चे को दूध देते हैं, दैट इज लैक्टेशन। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू। हो सकता है पूछते हैं कभी ऐसे भी। अब यहां पे फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे, तो एक कंप्रेहेंसिव तरीके में पढ़ेंगे। देखिए ये कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, इसमें काफी सारे पॉइंट्स, लेकिन आप ध्यान रखिए आराम से। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में सिंपल वे में आपको सारी चीजें समझा दूं। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बात है, आपको पता है मेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे, है ना। यहां पर भी क्या है? एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आपको पता है, जहां से गैमीट बनता है और जहां से सेक्स हार्मोन बनते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इनका काम क्या होता है? ये बाकी जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए लगते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपको पता है क्या क्या है, यहां पे मैं बना देता हूं। आपको पता है पेयर ऑफ ओवरी होता है जो एलमंड शेप्ड होता है। यहां पे मैं थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूं, एलमंड शेप्ड होता है। समझ आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं? एंड यू नो दिस इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ ओवरीज। एक पेयर ऑफ ओवरीज होता है, 2 ओवरीज लिख सकता हूं मैं, ठीक है। These are the female gonads और यहां पे बाकी स्ट्रक्चर होंगे। अब यहां पे इस ओवरी में क्या होता है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, कौन सा रीजन कॉर्टेक्स है, मेडुला है, बाकी एट्रिशा, वो सारी चीजें छोड़नी है। इसमें क्या चीज आपको समझना है? आपको यह समझना है कि इसमें जब हम देखते हैं, इसमें एक साइकिल होता है ओवरी में। वो यहां पे मैं फर्स्ट डे दिखाऊंगा। फीमेल की यूट्रस में भी एक साइकिल होता है और यहां पर भी एक साइकिल होता है ओवरी में। यहां से आपको पता है कि यहां से क्या क्या प्रोड्यूस होना है। एक तो यहां से ओवम प्रोड्यूस होना है, फीमेल गैमीट, और यहां से सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने हैं। सेक्स हार्मोन्स जो मैंने 2 बताए थे, क्या क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यही काम यहां से करना है, लेकिन यह करने के लिए यहां पे एक साइकिल होता है और इसी साइकिल से क्या होता है? इसी साइकिल से यूट्रस का साइकिल कंट्रोल होता है। देखिए क्या होता है, आपको मैं यहां पे बता देता हूं। यहां
आपको मैंने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम में, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद कीजिए वो पॉइंट, जीएनआरएच। ये जीएनआरएच पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और यहां से 2 गोनाडोट्रोपिन सेक्रेट कराएगा, जो मैंने बताया था एक बार एक लेक्चर में। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन्स। और ये 2 वो हार्मोन्स हैं जो इस ओवरी पे एक्ट करते हैं और यहां ओवरी का एक साइकिल चलाते हैं। और जब ओवरी में साइकिल होता है, फिर ओवरी से सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं जो फीमेल की यूट्रस में एक साइकिल चलाती है। ये समझिए। अब सबसे पहले फर्स्ट डे यहां पे लिखा मैंने, ठीक है। यहां पे सपोज इट इज 14th डे, यहां पे इट इज सपोज 28th डे, जो कि साइकिल होता है फीमेल में। पहले दिन इस ओवरी में क्या होता है, यहां पे कई सारे छोटे 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 फॉलिकल्स शुरू हो जाते हैं, वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्रो कौन करा देता है उनको, FSH एक्ट करता है इन पे, ग्रो करा देता है इनको। और जब ये ग्रो करते हैं, इन फॉलिकल्स के अंदर, मैंने आपको एक बार बताया भी है, ये फॉलिकल्स के अंदर अंदर से क्या बड़े हो जाते हैं, क्या शुरू हो जाता है, एक एग बनना शुरू हो जाता है। जो मैंने अभी oogenesis में बोला था कि एक ओम या एग बनता है, वो ओम इसी के अंदर बनता है, इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर। ये बड़े बड़े हो जाते हैं फॉलिकल्स, बड़े 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 बड़े, काफी सारे फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉलिकल्स इस प्रोसेस में डेथ भी होती है उनकी। लेकिन लास्ट में जब 14th डे पहुंचता है, 14th डे में के आसपास, 13th या 14th डे, इसमें हमारे यहां पे एक ही फॉलिकल सबसे बड़ा हो जाता है इनमें, और बाकी सारे फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ा फॉलिकल जो अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH यहां पे काम कर रहे हैं, ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ये फॉलिकल के अंदर ये ओवम डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये ओवम डेवलप हो रहा है। एक्चुअली ये सेकेंडरी oocyte है, एरेस्टेटेड मेटाफेज सेकंड, वो याद नहीं रखना, बस ये मेटाफेज ये याद नहीं, सिंपल इतना याद रखना है कि यहां पे एक ओवम अंदर से डेवलप कर रहा है और ऊपर से ये फॉलिकल है। ये 14th डे तक यहां से ये ग्रोथ हो जाती है। यहां पे ये जो चीज हो गई यहां पे, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड फॉलिक्यूलोजेनेसिस। यहां इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज भी, फॉलिकुलर फेज। समझ आ रहा है। अब 14th डे को क्या होता है, ये LH काम करना शुरू करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये 14th डे और इसके बाद एक्ट करता है। 14th डे में जब ये एक्ट करता है, यहां पे जो ये अंदर से ओम डेवलप होता है, ये बाहर निकलता है और इसे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डाला जाता है। मैं अभी बताऊंगा कहां पे डाला जाता है। और जब ये बाहर निकलता है, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। SSB में पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन हो जाती है, हो गया, बाहर निकल गया है। अब यहां पे बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मैंने बोला आपको, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। कब तक, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है और क्या होता है हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, फीमेल्स में और यूट्रस में, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट बता देता हूं, जो ही ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जितना ये ग्रो करते हैं उतना उतना ये एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो मैंने अभी बताया था, फीमेल का एक सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये सेक्रेट करते हैं। ये जो एस्ट्रोजन यहां से सेक्रेट हुआ, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्ट करता है। कैसे, देखिए, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसमें एक वोम्ब होती है जिसे हम यूट्रस भी कहते हैं, पेयर शेप्ड होती है। इसका निचला पोर्शन जो होता है, ये निचला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स, ओके। और ये सर्विक्स का जो लोअर पोर्शन होता है, ये एक ट्यूब में इंसर्टेड होता है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। और यहां से फिर जब देखेंगे, इस यूट्रस के अपर कॉर्नर्स पे 2 ट्यूब्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स भी कहते हैं। और यहां से इसका डोम लाइक एरिया है यूट्रस का, ये यहां पे यूट्रस है। अब यहां से देखते हैं, ये ट्यूब आगे जाके थोड़ा एक जगह पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला, जिसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम, जिसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। दिस याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखें, दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट, दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट, या इसको मैं अभी लेबलिंग करूंगा, अभी लिखूंगा, ओविडक्ट भी कहते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसको हम साल्पिंजेस भी कहते हैं। यहां से भी ऐसी है। और यहां आगे एक ओवरी होती है, यही ओवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ओवरी में आपको क्या पता है, 14th डे को क्या हो गया, एक एग निकल गया, ओवम निकल गया,
किस स्टेज में था ये वो याद नहीं रखना, बस एक एग निकल गया, ओम निकल गया, वो यहां से इसमें जाएगा और ये होते होते चल रहा है यहां से। ये ओविडक्ट का काम क्या है, ये इसको फैसिलिटेट करता है मूवमेंट के लिए, इस ओम को सामने की तरफ। इसमें सिलिया होते हैं या इसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है, वो पेरिस्टालसिस। इसमें इतना ही याद रखिए कि इसमें मूवमेंट ऑफ दिस एग हो जाता है, यहां से मूवमेंट हो जाता है। अब यहीं पे आ जाता हूं मैं वापस, यहां पे अगर हम देखेंगे ये फॉलिकुलोजेनेसिस के दौरान जो एस्ट्रोजन है, ये यहां पे क्या चेंजेस करता है, ये यहां पे कुछ चेंजेस करता है। इसमें मैंने कहा ये हार्मोन्स FSH और LH दे कंट्रोल द ओवेरियन साइकिल, और ओवरी से जो दो हार्मोन्स निकलेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये कंट्रोल करेंगे यहां का साइकिल। यूट्रस में क्या होता है, ये सारा लिंक्ड है फीमेल का, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है कुछ और, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ आएगा गारंटी इंशाल्लाह। अब यहां पे देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दो लेयर्स हैं। ये देखिए बाहर वाली लेयर, इसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, मत रखिए यार, आप दो लेयर्स याद रखिए। यहां पे एक बीच में एक लेयर होती है जो मस्कुलर लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, दिस लेयर, अभी लेबलिंग करूंगा मैं। और मायोमेट्रियम के अंदर एक लेयर होती है जो कि काफी थिक होती है, जिसमें बच्चा बनता है, जिस लेयर में बच्चा बनता है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। बच्चा बनता है तो इस लेयर में बनता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज वेजिना, ये वो ट्यूब है जिससे कपलेशन करते हैं और जहां से बच्चा बाहर निकलता है। और यहां पे दिस इज ओवम, दिस इज ओवेरी, है ना। अच्छा, यहां पे जाते हैं, आपको पता है यहां पे ये यूट्रस है, यूट्रस में ये लेयर जो है जो मैंने रेड से दिखाई है, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो मैंने इसके बाहर छोड़िए, इसके अंदर ये ब्लैक से बनाई, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, मैट्रियम। चलो लिखते हैं ये भी, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। इन तीनों लेयर्स को हम टुगेदर हम क्या बनाएंगे, क्या किसके स्ट्रक्चर हैं, ऑफ यूट्रस के हैं, ये यूट्रस के स्ट्रक्चर्स लेयर्स हैं। दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ यूट्रस, दिस इज द फंडेक पोर्शन ऑफ यूट्रस। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अब नेक्स्ट चीज आपको याद करना, दीज डक्ट्स, दीज आर कॉल्ड ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स, इनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं या इनको साल पिंजेस भी कहते हैं, ये तीनों चीजें इनको कहते हैं। समझ आ रहा है, वेरी गुड, ये चीजें क्लियर हैं। तो अब यहां पे देखिए यही साइकिल इसके साथ कैसे मिलता है। यहां से FSH निकला, इन्होंने यहां पे फॉलिकल्स को ग्रो कराया, और फॉलिकल्स जितना ग्रो करते हैं अंदर से आपको पता है ओवम भी ग्रो कर रहा है, ओवम भी डेवलप हो रहा है, अंदर से गैमेटोजेनेसिस हो रही है, oogenesis हो रही है, जो मैंने बताया था। तो FSH की वजह से फॉलिकल्स ग्रो करें तो एस्ट्रोजन, लेकिन फॉलिकल्स जितना ग्रो करते हैं उतना ये एस्ट्रोजन सेक्रेट करती है। कौन सा फेज है ये, फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकुलोजेनेसिस होती है। अब ये एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, इस एस्ट्रोजन का काम होता है ये इस एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है, और एंडोमेट्रियम को ये क्या कराता है, ये इसको ग्रो कराता है, पहले इसको रिपेयर कराता है, क्योंकि पिछले साइकिल में इस एंडोमेट्रियम को बाहर फेंका गया होता है। अगर बच्चा नहीं बनेगा, कपलेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बच्चा नहीं बनेगा, तो उस वक्त पता है कि फीमेल में अक्सर क्या होता है कि हर साइकिल में एक टाइम पे इनकी ब्लीडिंग हो जाती है, वो बताऊंगा क्यों। तो एस्ट्रोजन काम करता है कि यहां पे ब्लीडिंग किस चीज की होती है, इस एंडोमेट्रियम की, किसकी, इस एंडोमेट्रियम की लेयर, ये लेयर पार्शली, ये एक पोर्शन इस लेयर का ऊपर वाला पोर्शन उड़ जाता है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड भी निकलता है। तो वहां पे काफी सारा डैमेज हुआ है, वो ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना है और वो लाइनिंग को वापस लाना है, और इसकी थिकनेस भी काफी कम हुई होती है क्योंकि एक लेयर ऊपर वाले पोर्शन इस एंडोमेट्रियम के उठ गए होते हैं। तो ये सारा रिपेयर और प्रोलिफरेट करना, प्रोलिफरेट मतलब इसको वापस ग्रो करना, ये सारा काम यही एस्ट्रोजन करता है। ये किसका काम है, एस्ट्रोजन का काम है। और चलो इसने ये लेयर को थिक किया, लेकिन एक बात याद रखना है, हमें पता है बच्चे को इसी में ग्रो करना है, इस लेयर में। यहां नहीं होता है वो, यहां नहीं होता है वो, इस लेयर में होता है। बच्चे को यहीं पे डेवलप होना है, लेकिन बच्चे को पहले आपको पता है उसको प्लेसेंटा मिलेगा। आगे जाके आपने सुना होगा कि मां के पेट में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसको नरिशमेंट करता है। लेकिन पहले तो प्लेसेंटा नहीं होगा, पहले यहां एंडोमेट्रियम जो होता है, इसमें ही एक फ्लूइड सेक्रेट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं यूटेराइन मिल्क, यूटेराइन मिल्क, जो कि बच्चे को या पहले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके लिए यहां पे एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स है ना, वो सेक्रेटरी होने चाहिए, वो सेक्रेट करने चाहिए। एस्ट्रोजन उनकी फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उनको सेक्रेट नहीं कराता, इसकी बस ये फंक्शन है कि ये ग्रोथ कराएगा।
तो ये प्रोलिफरेट कराएगा, इसको थिकनेस इंक्रीज कराएगा और रिपेयर कराएगा जो पुराने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। तो ये चीज है एस्ट्रोजन का। अब यहां पे चलो ओवुलेशन हो गई, ये चल रहा है यहां से, ठीक है, ये ओवुलेशन होगी 14th डे में, किसने करा दी, LH ने। ये चल रहा है यहां से चल रहा है। अगर 14th डे के, अब मैंने कहा इसके बाद यहां क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने कहा इसकी लाइफ डिपेंड करती है कि कितने टाइम तक ये रहेगा, ये डिपेंड करता है कि यहां बच्चा बन गया कि नहीं बन गया। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये वो हार्मोन है जो मैंने अभी कहा था कि यूट्राइन मिल्क प्रोड्यूस करना है। ये वो हार्मोन है जो जनरल में इस एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी हेल्थ के लिए लगता है, या एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स को क्या फंक्शनल करा देता है कि हां भाई तुम सेक्रेट करो न्यूट्राइन मिल्क, ये चीजें करो, न्यूट्रिटिव फ्लूइड सेक्रेट करो पहले एम्ब्रियो के लिए। और यही वो हार्मोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बच्चे को वहां मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स के जरिए ही ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें जो है ये किसको लगेंगी, एंडोमेट्रियम को जिंदा रखने के लिए लगेंगी। और आपको पता है अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तो इसकी ब्लड वेसल्स की हालत अच्छी नहीं रहेगी, और अगर ब्लड वेसल्स की हालत अच्छी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ना ही न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, और एंडोमेट्रियम डेड हो जाएगा। जिसमें बच्चा है एंडोमेट्रियम भी गिरेगा और बच्चा भी गिर सकता है। तो इसीलिए हम प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन क्या कहते हैं इसे, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊं ना, वो मेरे लिए इतना आसान है, जट से मैं एक लेक्चर में सारा फिनिश कर सकता था। मुझे क्या, मैं उस पैकपट वालों हो गया फिनिश। लेकिन एक बात बताऊं, आपके जहन में नहीं रहेगा वो आपके पास सामने एक नोट्स आएंगे, या तो मैं सीधे आपको एक दे सकता था, ये है, ये ले लो 50-60 पॉइंट से, इसको रटा मारो, हो गया फिनिश। फिर पढ़ाने का मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेटरी किया, सारे लेक्चर्स को ज्यादा भी डिटेल में नहीं गया। अगर मैं ये पढ़ाऊं ना, यहाँ पे ये फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ाऊं ना, ये मैं 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा सकता हूँ, 3 लेक्चर्स में पढ़ा सकता हूँ। इसमें बहुत कुछ होता है, फॉलिकुलस का स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या बाकी जो होते हैं, इसमें अलग से oogenesis आएगा, फॉलिकुलोजेनेसिस, ये बहुत बड़ा लंबा है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो चीजें बताऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए लिटिल बिट एक्स्ट्रा हो, लेकिन उतना भी नहीं। दिस इज वेरी मच नेसेसरी। अब देखिए प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन, ये समझ आ गया। अब यही है कि हाँ भाई प्रोजेस्टेरोन का निकलना जरूरी है बच्चे को बनाने के लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे बच्चा बनेगा। तब बच्चा बनेगा ना जब ये यहां से कॉपुलेशन करेगी, जब स्पर्म मेल का इसमें इंट्रोड्यूस होगा, सीमेन मेल का इंट्रोड्यूस होगा, वही यहां से जाके फैलोपियन ट्यूब में इस एग के साथ मिलकर जायगोट बनाएगा। अगर इसने कॉपुलेशन नहीं की, जो कि नॉर्मल केस में यंग वुमन में होता है, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, तो उनमें जो नॉर्मल केस में जिनकी शादी नहीं हुआ, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उनको हर महीने में ब्लीडिंग होती है, उनको ये एज कॉपुलेशन नहीं हुई तो यहां पे बच्चा नहीं बनेगा। ये डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं यहां 2 केसेस नहीं, ये कॉर्पस ल्यूटियम या तो जल्दी डिजेनरेट होगा 24th डे को, अगर कॉपुलेशन नहीं की तो 24th डे को ये डिजेनरेट होता है। क्योंकि आप मुझे बताइए, प्रोजेस्टेरोन मत चाहिए हमें फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें बच्चा बना ही नहीं, हमें किस लिए चाहिए। तो इसका 24th डे में ही क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, और जितना ये डिजेनरेट शुरू होगा उतना क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है। और जितना प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा, ये ब्लड वेसल्स की हालत खत्म हो जाएगी, और जितना ब्लड वेसल्स की हालत खत्म होती है, आप मुझे बताइए खुद ही, ये जिंदा रहेगी एंडोमेट्रियम, नहीं, ये डेड सेल्स हो जाएंगी। और वही होता है जब हम पहले दिन पे आते हैं यूट्रस में, यहां से पहले से लेके 5वें दिन तक, 24 से लेके 28 दिन तक ये डिजेनरेट होता है, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब हम पहले दिन में पहुंचते हैं, यहां से तो साइकिल शुरू हो रहा है फॉलिकल्स का, लेकिन यूट्रस में क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग होती है, ये एंडोमेट्रियम नीचे उतरता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बहुत डिक्रीज हो गया। समझ आ रहा है? तो यहां से ये फर्स्ट डे में, यहां पे तो चलो, यहां पे हम चल रहे हैं 24 से 28 तक ये डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज, और डिक्रीज होने की वजह से ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग, और अल्टीमेटली यहां फर्स्ट डे आएगा, चलो यहां पे नया साइकिल शुरू होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम इरोड हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें मेंसेस होगा, यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। लेकिन अगर यही केस हम देखेंगे किस में, जब बच्चा बन जाता है, उस वक्त क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम नहीं डिजेनरेट होता है, ये 3 मंथ्स तक रहता है, और 3 मंथ्स तक प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन कंटिन्यूअसली है, तो इसकी हेल्थ कंटिन्यूअसली है।
और फिर जाके 3 मंथ्स के बाद इसे क्या कहता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बोलता है इसे, अरे बेटा तुम्हारा काम तमाम, अब मुझे ही सारा काम करने दो, चलो मैं खुद ही ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता हूं। फिर प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। ये समझ आ रहा है? तो ये चीजें इसमें होते हैं। अब यहां पे देखिए, ये वेजाइना जब हम बाहर से देखते हैं फीमेल को, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, बाहर का वेजाइना के बाहर जिसमें वेजाइना ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड वुल्वा। वुल्वा, उसे हम क्या कहते हैं, वुल्वा। और याद रखना एक पॉइंट खास, हमने देखा कि मेल में हम में एक अलग ओपनिंग नहीं होती है स्पर्म्स या सीमेन और यूरिन की। यूरिथ्रा दोनों चीजों को एक साथ ले जाता है बाहर, है ना। लेकिन यहां पे याद रखिए, वुल्वा में 2 ओपनिंग्स होती हैं। दिखा देता हूं थोड़ा सा। एक ओपनिंग होती है जिससे यूरिन निकलता है, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। दूसरी ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो फीमेल में एक अलग ओपनिंग है यूरिन को पास आउट करने के लिए, और एक अलग ओपनिंग है रिप्रोडक्शन, कपलेशन करने के लिए, या जहां से बच्चा बाहर निकलेगा, बर्थ कैनाल जो बनाएगी। ये क्लियर है? अब इतना क्लियर है, मुझे लगता है कि सब क्लियर हो गया। अब यहां पे ही मैं यहीं पे कोशिश करूंगा समझाने की। अब यहीं पे एक साइकिल है जिसको हम अब नेमिंग हम करेंगे। यही चीजें मैं बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हमने सीखी, अब यही बताऊंगा मैं। देखिए क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पहला डे है, ठीक है, ये सपोज 14th डे है, ठीक है, और सपोज ये 5th डे है, और ये सपोज 28th डे है। ये जनरली 28 डेज का साइकिल होता है फीमेल्स में। बिगिन कब होता है, मिनार्च में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। एंड कब होता है, मेनोपॉज में। अब देखिए 1 से लेके 5 तक ओवरी में क्या होता है, ओवरी में क्या होता है और यूट्रस में क्या होता है, ये चीजें हमें समझनी। ओवरी में क्या होता है और यूट्रस में क्या होता है। आप मुझे खुद ही बताइए, यहां पे फॉलिकुलोजेनेसिस होती है, लेकिन 1 से 5 तक जो होता है दैट इज कॉल्ड अर्ली फॉलिकुलर फेज। इसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, या फॉलिकुलोजेनेसिस जो होती है इसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। लेकिन ये पहले वाला है अर्ली फॉलिकुलर फेज, ठीक है। लेकिन यहां क्या होता है 1 से 5 तक, मैंने कहा जब यहां 24 से 28 तक डिक्रीज हो गई प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन, पहले से 5वें दिन तक क्या होगा यूट्रस में, ब्लीडिंग। तो यहां पे मेंस्ट्रुअल फेज होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, या जिसे हम मेंसेस कहते हैं, या जिसे हम पीरियड कहते हैं। इसमें ब्लीड होता है, वो आपको पता है। अब 5 से लेके 14 तक क्या होता है, मुझे बताइए खुद ही, मुझे बताइए यहां पे क्या होता है। यहां पे फॉलिकुलोजेनेसिस है, फॉलिकुलर फेज है, लेकिन 5 से लेके 14 तक बहुत ज्यादा फॉलिकुलस की ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा। इसको हम कहते हैं मेन फॉलिकुलर फेज। क्या कहते हैं, मेन फॉलिकुलर फेज। और अगर यहां मैं बताऊं यहां क्या होता है, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए। यहां एस्ट्रोजन क्या करता है, ये प्रोलिफरेट कराता है, रिपेयर कराता है पहले पहले, फिर क्या कराता है, प्रोलिफरेट, ग्रो कराता है इस एंडोमेट्रियम को, जो ऑलरेडी 1 से 5 दिन तक उठ गई है, जिसकी ऊपर वाली लेयर्स उठ गई हैं। तो उसको ग्रो जो कराता है, दिस प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑकर्स, सो दिस इज कॉल्ड, वहां पे इसे क्या कहेंगे यूट्रस में, क्या है ये, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, दिस इज फ्रॉम 5 to 14, यहां पे प्रोलिफरेटिव फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये इन 2 साइकिल्स का एक साथ जब हम लेते हैं, इट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ आ रहा है, दोनों ओवरी में और यूट्रस में जो होता है। अब 14th डे में मुझे बताइए इसमें क्या होती है, ओव्यूलेशन। ये आपको पता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यहां से ये निकल जाता है, फिर इसमें जाता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 14th डे, ये आप सबको क्लियर है। अब 14th के बाद आपको पता है कार्पस ल्यूटियम का काम है। अब कार्पस ल्यूटियम का काम मुझे बताइए। अब यहां पे एक पॉइंट जरा मैं यहां लिखूं, मुझे बताइए इस सारे फॉलिकुलर फेज में, ये सारा फॉलिकुलर फेज है ना, फॉलिकुलर फेज है ये, है ना। आप मुझे बताइए इसमें, इन दोनों में किसका काम था, किस हार्मोन ने ये कराया था, ओवरी में कौन सा हार्मोन चल रहा था, ओवरी में कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट जहां पे ओवरी को कर रहा था, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी पे। लेकिन ओवरी जो है वो क्या सेक्रेट कर रही थी, एस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकल्स। ये इस साइड का काम है ना। अब यहां पे 14th डे से लेके 28th डे तक क्या होगा, मुझे बताइए। इसमें यहां क्या होता है, यहां ओवरी में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का काम होता है। तो कार्पस ल्यूटियम का काम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज कार्पस ल्यूटियम का काम है ना। और आपको पता है ये कौन कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी कौन कंट्रोल करता है ओवुलेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटियल फेज है, ये ल्यूटियल फेज है, क्लियर है। लेकिन अब यहां पे बताइए मुझे, यहां पे कौन सा फेज है, यहां पे जो ये प्रोजेस्टेरॉन है, मैंने कहा ये ग्लैंड्स को फंक्शनल बना देता है। ये यूटेराइन मिल्क जो है ना, वो यूटेराइन मिल्क सेक्रीट होगा,
मिल्क सेक्रीट होगा, या हम कह सकते हैं कुछ फ्लूइड जो होता है वो सेक्रीट होगा, न्यूट्रिटिव फ्लूइड। सो सेक्रीशंस आर देयर। सो दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड, यूट्रस में क्या है ये, यूट्रस में ये सेक्रीटरी फेज है, सेक्रेटरी फेज है। यूट्रस में कौन सा फेज है, सेक्रेटरी फेज है। समझ आ रहा है, वेरी गुड। और अब ये तो क्लियर है, मुझे आप बताइए ये वाला फेज मेंस्ट्रुअल फेज से पहले आ गया कि लास्ट बाद में आ गया? जब हम ये फेज और ये फेज कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, ये इससे पहले है ना। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज से पहले। अब ये वाला फेज 5 से लेकर 14 तक ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आ गया, सो इट इज कॉल्ड पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। बस थोड़ा सा आपको लगा होगा डीप, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये यही एग्जाम नहीं है जिसको आप ट्राई कर रहे हैं, देयर आर मनी अदर एग्जाम्स जो आगे आएंगे, ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स आगे आएंगे, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। काफी थक गया मैं। सो इट इज दिस, एंड थोड़ा सा मैं आप बता देता हूं, फिनिश हो गया ये। अब यहां पे एक दो पॉइंट्स आपको बता दूं। हाँ, आप जब बच्चा पैदा होता है उसको हम पार्चुलेशन कहते हैं, और जब बच्चे को दूध देते हैं दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए आपको पता है कि फीमेल में क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। एंड दोज मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। पहले जो मिल्क होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम जो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, फैट कम होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, उसमें मिनरल्स विटामिन वगैरह सब होते हैं। तो पहला दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो थोड़ा येलोविश होता है। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क बनने के लिए, फॉर्म करने के लिए, याद रखिएगा, फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हार्मोन लगता है, वो मैंने बताया एक बार आपको, प्रोलैक्टिन। लेकिन दूध बाहर निकलेगा, मिल्क बाहर निकलेगा जब बच्चा साइकिल करेगा, जिसे हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन। उसके लिए जो हार्मोन लगता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। अब ये मेमोरी ग्लैंड है क्या, याद रखिएगा, दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। देखिए आपको लगा होगा ये डिटेल में, लेकिन बड़े गौर से आप वॉच कीजिएगा इस लेक्चर को, एंड आई गारंटी कि आप सब कुछ समझ आएगा। आराम से स्लो करके या ऐसी गौर से हर कोई पॉइंट जहन में रखिए, इसी सीक्वेंस में जाइएगा, इंशाल्लाह आप सब कुछ समझ आएगा।